कहते हैं कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, लेकिन उसकी जड़ें उसे बार बार अपनी ओर खींच ही लाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है देश की राजधानी दिल्ली में पले बढ़े चंदन सिंह पंवार की, जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर होटल इंडस्ट्री में लंबा और सफल सफर तय किया। मेहनत, लगन और पेशेवर सोच को साथ लेकर उन्होंने एक साधारण शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। चंदन सिंह पंवार ने अपने करियर की शुरुआत एक होटल शेफ के रूप में की। उनके समर्पण और मेहनत ने उन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करने का अवसर दिलाया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और दुबई जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शहरों में उन्होंने बतौर शेफ अपनी सेवाएं दी। करीब 24 वर्षों तक उन्होंने 5 स्टार होटलों और प्रतिष्ठित किचन में काम करते हुए अपने हुनर और अनुभव को लगातार निखारा। अपने लंबे और सफल करियर के दौरान उनके हाथों के स्वाद ने देश की कई नामचीन हस्तियों को भी प्रभावित किया। टाइगर श्रॉफ, चंकी पांडे, तारा सुतारिया, महेश बाबू और रजनीकांत जैसे बड़े फिल्मी सितारों ने उनके व्यंजनों का स्वाद लिया और उनके हुनर की खुलकर सराहना की। इतने लंबे अंतर्राष्ट्रीय सफर के बाद पहाड़ की मिट्टी और अपनी जड़ों की पुकार ने उन्हें वापस उत्तराखंड खींच लिया। अब चंदन सिंह पंवार देहरादून में शेफ कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं और अपने अनुभव से होटल, रेस्टोरेंट और युवा शेफ्स को मार्गदर्शन दे रहे हैं। इन अनुभवों और अपनी यात्रा की कहानियों को साझा करेंगे संवाद 365 के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है आपकी बात संवाद 365 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ योगेश धस्माना। आपकी बात संवाद 365 के साथ एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको मिलाते हैं उत्तराखंड की ऐसी शख्सियतों से जिनका नाम जाना पहचाना है। और आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं चंदन सिंह पंवार जी। इनका तारुफ आपके साथ करा दें। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में अपना नाम कमाया है। देश के 5 स्टार होटल्स की चेन से लेकर कई ऐसे संस्थान जहां इन्होंने कार्य किया है और अब ये उत्तराखंड में है और एक ऐसी भूमिका में जो बेहद जरूरी है इस वक्त संवरते, संभलते और सक्षम होते उत्तराखंड के लिए। जी हां, शेफ कंसल्टेंट की भूमिका ये निभा रहे हैं। कई देशों का सफर तय करने के बाद ये अब पहुंचे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और कई जगह ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं शेफ कंसल्टेंट चंदन सिंह पंवार जी से। आइए स्वागत करते हैं उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड की धरती से आप ताल्लुक़ रखते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में आप पले बढ़े हैं, उसके बाद आप जो है कई दूसरे देशों में जो है आपने एक शेफ की एक अहम भूमिका निभाई। कहते हैं कि शेफ का नाम कमाना एक बड़ा ही मुश्किल कार्य है, एक तपस्या करनी पड़ती है शेफ बनने के लिए। वो तपस्या आपने की, उसमें नाम कमाया। इंडोनेशिया, जकार्ता, दुबई जैसे बड़े 5 स्टार होटल्स की चेन में आपने काम किया और उसके बाद जो है आप यहाँ लौटे हैं। सबसे पहले आपने अपने सफ़र के बारे में हमें बताइए। मेरा नाम चंदन सिंह पंवार है और मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पला हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ और वहीं से मैंने होटल की शुरुआत की। तो जैसा कि आपने कहा कि तपस्या होती, बिल्कुल सही कहा। ये एक तपस्या से कम नहीं है। तो 24 साल के करियर में मैंने देखा कि मेरा जो स्टार्ट था, मेरे फादर भी एक्चुअली शेफ़ थे, तो उनके होटल में मेरा आना जाना था। तो नॉर्मली होटल्स में होता क्या है कि जो भी शेफ़ बनते हैं, किसी कॉलेज में जाने के बाद, किसी ग्रेजुएशन कॉलेज में, किसी IHM कॉलेज से जाते हैं, वो होटल्स में जब रिक्रूट होते हैं तो वहाँ पे उनको 5 स्टार होटल की किचन दिखाई देती है। बट मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मैंने 6th क्लास में ही 5 स्टार होटल की किचन देख ली थी। क्योंकि मेरे फादर भी शेफ़ थे तो उनसे मिलना जुलना मेरा जाता था, मैं उनसे मिलने, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता था क्योंकि वहाँ एक वाइट शेफ़ कोट में सारे के सारे किचन में एक टीम की तरह काम कर रहे होते थे। तो मुझे बड़ा एक्साइटेड होता था कि ये क्या हो रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता था क्योंकि सब इतना बिजी रहते थे अपने अपने कामों में। तो उस टाइम तो मेरी उम्र ऐसी थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। बट धीरे धीरे जब मैं वहाँ रेगुलर जाने लगा, देखने लगा, तो मेरे को भी वहाँ पे बहुत मज़ा आने लगा। तो तब जाके पता चला कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। और उस टाइम की बात है जिस टाइम इक्विपमेंट्स कम होते थे, हर चीज़ अपने हाथों से करनी पड़ती थी। इवन कि अगर आपको कुछ पीसना भी है तो खुद हाथों से पीसना पड़ेगा।
उस टाइम पे मिक्सर ग्राइंडर्स ये सब चीज़ें बहुत ही कम होती थी। कीमा करना है तो अपने हाथों से करना है, किसी चीज़ को पीसना है तो अपने हाथों से पीसना है। तो उस टाइम बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था किचन का माहौल। और आज की डेट में हम लोग वेल इक्विप्ड हैं तो थोड़ा इजी है अभी के यंग जनरेशन के लिए। तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं वो लोग, उनको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मेहनत तो है, मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि तपस्या है, ये स्किल्ड जॉब है एक्चुअली। ये जानना चाहेंगे, दिल्ली से इंडोनेशिया, फिर जकार्ता, फिर दुबई, ये कैसा सफ़र रहा आपको? कहते हैं कि कुछ सीखने के लिए जो है घर से बाहर निकलना पड़ता है जी। लेकिन आप पहले दिल्ली रहे, उसके बाद इंडोनेशिया गए, उसके बाद जकार्ता गए, उसके बाद दुबई गए। क्या डिफरेंस आपने देखा इंडियन होटल्स में और जो बाहर की 5 स्टार होटल्स की चेन है, वहाँ की शेफ़ की दुनिया कैसी है, इसके बारे में जानना चाहिए। एक्चुअली फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा ये है कि बाहर के देशों में थोड़ा, बल्कि स्टाफ थोड़ा कम होता है, ठीक है। वहाँ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि हमें क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पे ना सच्चाई से थोड़ा सा दूर रखा जाता है। होता क्या है कि जब भी कोई शेफ़, कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी शेफ़ जब बाहर जाता है और वो जब वहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड्स करते हैं किसी फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ से लोग बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं उसको देख के, यार देखो मेरा दोस्त या मेरा फ्रेंड कहाँ बाहर गया हुआ है क्या। लेकिन उसके पीछे की मेहनत उनको दिखाई नहीं देती है। अब्रॉड जाके ज़्यादा पैसा तो मिलता है लेकिन मेहनत भी उससे ज़्यादा करनी पड़ती है, वहाँ पर वो चीज़ उनको नहीं दिखती है। तो ड्यूटी आवर्स ऑफकोर्स थोड़े से लंबे होते हैं, बट वो चीज़ मेरे ख्याल से मेरे फ्रेंड्स नहीं देख पाएंगे। वो देखेंगे कि यार किसी फेमस बिल्डिंग के आगे उसने फ़ोटो खिंचवा रखी है या किसी फेमस कार के आगे उसने फ़ोटो खिंचवा रखी है, तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं कि यार ये अब्रॉड में बच्चा है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत वो लोग नहीं देख पाते कि वो वहाँ पे कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत से अपना नाम रोशन कर रहा है, अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, अपनी जगह का नाम रोशन कर रहा है ना, अपने लोगों का नाम रोशन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग कई बार देख नहीं पाते पीछे। फैसिनेशन की आपने बात करी। फैसिनेशन ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरे देश में आते हैं तो हमें देश कई बार पसंद आता है, कई लोग वहीं बस जाते हैं। बिल्कुल। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, ठीक है। मैं वापस आना चाहता था, मैं सिर्फ इसलिए जाना चाह रहा था कि सिर्फ कमाऊँ और वापस आ जाऊँ। मुझे वहाँ बसना नहीं था क्योंकि अपना देश, देखो अपना देश होता है, अपने देश से बढ़िया कोई देश नहीं है, इंडिया से बढ़िया कोई देश नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं इतनी कंट्री में गया हूँ बट मुझे लगता है कि इंडिया से बेस्ट कोई देश नहीं है रहने के लिए और काम करने के लिए भी। अपना देश सभी को प्यारा लगता है। देश की यहाँ बात कर ली, अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो पहले आप देश की राजधानी दिल्ली में थे, फिर आपका मन किया कि उत्तराखंड मुझे बुला रहा है वापस, फिर आपने उत्तराखंड का रुख किया, आप देहरादून आ गए। जी। ये फैसला कैसे किया? एक्चुअली ये फैसला सडनली नहीं हुआ क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारा उत्तराखंड आने का मन नहीं होता था क्योंकि हम लोग दिल्ली में पैदा हुए थे, वहीं का सब कुछ हमने देखा था क्योंकि हर चीज़, हर फैसिलिटी हमारे आसपास ही थी वहाँ पे। और उत्तराखंड में उस टाइम भी और अभी भी, मतलब गाँव में चले जाओ तो अभी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी लाइट वाइट तो फिर भी आ गई है, लेकिन उस समय इसलिए हमारा आने का मन नहीं होता था। लेकिन मेरे फादर हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटा एक दिन लौट के वापस वहीं जाओगे, और वो बात ना सच हो गई तो होती हुई नजर आती है मुझे। ऐसे लगता है कि हाँ, मेरे फादर सही बोलते थे कि एक दिन लौट के इधर ही आएंगे। वो टाइम छोटे थे तो पता भी नहीं था। तो दिल्ली से इधर आने का हुआ कि एक यहाँ एक होटल्स ओपनिंग कराने के लिए मैं इधर आया था। तो हूँ मैं उत्तराखंड से ही, बट मैं फर्स्ट टाइम देहरादून आया था उस टाइम 2017 में। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, हमारी ही जगह है तो देख के आते हैं हमारे लोगों को और हमारी जगह को कि दुनिया भर में चक्कर लगा लिया है, घूम लिया है, रेस्टोरेंट्स ओपनिंग करा दिए हैं, तो देख के आते हैं अपनी जगह, अपना शहर भी कैसा है। तो उसके लिए मैं आया रेस्टोरेंट, एक होटल ओपनिंग कराने के लिए। फिर मैंने देखा यहाँ देहरादून तो यार बहुत बढ़िया है, यहाँ तो रहने लायक जगह है, मतलब हवा पानी अच्छा है, ठीक है, और यहाँ पे लोग अच्छे हैं और सिटी ऑफ लव इसको बिल्कुल सही कहा जाता है। तो इससे प्यार हो जाता है सिटी से। और पूरी फैमिली अब आप यहाँ शिफ्ट हो गए थे? जी, अब मैंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर लिया है। 2018 में मेरी पूरी फैमिली आ गई थी, 2000 तब से मैं यहीं हूँ। और अब भूमिका की अगर बात कर लें, एक शेफ़ के रूप में आपने कई देशों में काम किया, उसके बाद आप जो है कंसल्टेंट की भूमिका आप निभा रहे हैं। शेफ़ कंसल्टेंसी क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए, और किस तरीके से आप इसमें जो है आप कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स की चेन्स जो हैं इस वक्त इस्टेब्लिश हो रही हैं, उनको आप हेल्प कर रहे हैं। क्या है शेफ़ कंसल्टेंसी? एक्चुअली
मैं एक आसान शब्दों में बताना चाहूँगा कि लोगों को आजकल मैंने देखा है कि वो लोग अपना पैसा बहुत वेस्ट करते हैं। होता क्या है कि किसी के पास पैसा है और उसको किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक रेस्टोरेंट खोल लो, और वो रेस्टोरेंट खोल लेते, और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब वो रेस्टोरेंट 3 महीने में 4 महीने में बंद हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उनके पास पैसा होता है और वो सिर्फ खोलना जानते हैं या किसी से देख के पूछ के। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने ऑडी खरीदी है या कोई बड़ी महंगी मर्सिडीज खरीदी है और आपको ड्राइविंग भी नहीं आती है, तो आपको एक ड्राइवर हायर करना चाहिए जो उस गाड़ी को ड्राइव करे। ये सेम वैसा ही है रेस्टोरेंट बिजनेस, कि अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है और आप किसी कंसल्टेंट को भी नहीं रखना चाहते और आप खुद ही खोलना चाहते हो जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वो ऑडी या कहीं ना कहीं वो मर्सिडीज का आप एक्सीडेंट करोगे ही करोगे। सेम वैसे ही है जो ये 3-3 4-4 महीने में रेस्टोरेंट बंद कर देते, और मुझे अंदर से बड़ा दुख होता है। ये दुख देखो, इसमें होता क्या है कि जब तक मैं जॉब पर था तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बिजनेस कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे मेरी सैलरी से मतलब होता था, और ये हर किसी के साथ है कि उसे सिर्फ सैलरी चाहिए होती। लेकिन जब मैं ये कंसल्टेंसी की तरफ आया तो मुझे ओनर का भी पेन दिखाई देने लगा कि यार उसका भी एक अलग पेन है कि उसने इतना पैसा लगा दिया है और उसका रेस्टोरेंट चलेगा कि नहीं चलेगा उसको पता ही नहीं है। तो उसको सही राह देने के लिए एक कंसल्टेंट होता है जो बताता है कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। तो कंसल्टेंसी का मेन वो मोटो ये होता है। लेकिन ये आपके खुद के करियर के लिए एक बड़ा रिस्क रहा, क्योंकि ये एक शेफ की दुनिया छोड़ के एक अनसर्टेनिटी वाली जिंदगी जीना, क्योंकि कंसल्टेंसी कभी आपके पास है कभी नहीं है, ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर इस चीज में भी है। तो ये डिसीजन लेना कितना आसान या कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए? नहीं, चुनौती भरा तो था, जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा चुनौती तो था कि जब सैलरीड थे तो पता था कि महीने में इतना सैलरी तो आएगा ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट कंसल्टेंट बनना मतलब एक चुनौती भरा तो था ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे जैसे शेफ के लिए बड़ा अच्छा था वो। मुझे एक्चुअली चैलेंजेस बहुत पसंद है, और इस काम में क्या होता है कि हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है, क्योंकि नई जगह आप खोल रहे हो, वहाँ पे आपको स्टाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेन्यू आपको कैसा करना चाहिए कैसा नहीं रखना चाहिए, सब चीज़ हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अलग अलग करने के लिए होता है वहाँ पे। तो उसका एक अलग मज़ा है काम करने का। और मैं एक्चुअली अपने काम में बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था कि यार मेरे को कुछ नया करने के लिए नहीं है। पिछले 24 सालों से एक ही चीज़ करे जा रहे हैं हम लोग, रोज़ करे जा रहे हैं रोज़ करे जा रहे हैं। तो उससे भी मैं थोड़ा सा फेडअप हो गया था कि यार नहीं, कुछ नया करना, कुछ अलग करना इसी काम के अंदर। तो इसके लिए मैं कंसल्टेंट बना कि लोगों को एक तो फ़ायदा हो, लोगों को एक सही राह दिखाई जाए, और साथ ही साथ कुछ नया करने को रोज़ रोज़ मिले। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था और ये मैंने एक्सेप्ट किया चैलेंज। ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन लोग आप तक कैसे पहुँचे? आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहें? हमारे माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चाहते हैं कि एक ही दिन में जो ऐसा वंडर हो जाए कि पूरी दुनिया में उनको लोग जानने लग जाए, ये इसके पीछे का भी एक बड़ा सच है कि एक दिन में जो है कोई जादू नहीं होता, एक दिन में जो है कोई इतना फेमस नहीं होता, एक दिन में किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं होता। एक रेस्टोरेंट का नाम कमाने के लिए उसके पीछे 10 साल की तपस्या होती, कहीं 5 साल होता है, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25। KFC की अगर हम बात कर लें, KFC की कहानी आप सुनते हैं तो उसमें आप देखते हैं कितने सालों का जो इनका संघर्ष रहा, उसके बाद KFC का नाम बन पाया। तो आप उन यंग एंटरप्रेन्योर जो आजकल सोचते हैं कि एक छोटा रेस्टोरेंट हम चला लेंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, उनको क्या सलाह देंगे? उनका मार्गदर्शन किस तरीके से करें? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि एक दिन में ही वंडर नहीं होता, एक दिन में ही कोई चमत्कार या ऐसा कुछ होता नहीं है, मैजिक नहीं होता। इसके पीछे जितनी मेहनत एक कंसल्टेंट को करनी पड़ती है उससे ज़्यादा मेहनत उसके ओनर को करनी पड़ेगी। कभी भी अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मुझे 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में प्रॉफिट आने लग जाएगा, तो आप के लिए बिजनेस है ही नहीं, आप खोलना ही मत इसको, मैं तो अभी कहूँगा। और मैं अपने क्लाइंटों से भी साफ बोलता हूँ कि अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप 6 महीने में सोचो कि मेरे जो लगाए हुआ रिटर्न मेरा आने लग जाए मेरा पैसे का, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी तपस्या है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, बिल्कुल जैसा आपने करने की कोशिश की है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। मेहनत बहुत होनी चाहिए, और साथ साथ
सोशल मीडिया पे आप इतना होने चाहिए, मतलब वो ये चेन कहीं पे भी टूटनी नहीं चाहिए इन सब में से, कुछ भी कभी भी कहीं पे भी। तो जैसे ही ये चेन टूटती है, लोगों का जो ओनर्स होते हैं उनका ना भरोसा भी टूटना शुरू होता है। यार 6 महीने हो गए, मेरी कमाई शुरू नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मेरा लगता ही जा रहा है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ मत खोलिएगा, क्योंकि ये बिजनेस फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप इतना पेशेंस रखते हैं, बिजनेस हमेशा कोई भी हो थोड़े टाइम बाद ही, ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप एक पेड़ लगाए और रोज उसे पानी दें। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते ना कि कल को ये बड़ा होकर मुझे छाया दे या फल दे, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो बिजनेस सेम उसी पेड़ की तरह है, जिसमें आपको रोज भी पानी डालना है, रोज ही उसको सींचना है। मतलब खुद को जो है झोंकना पड़ता है हर किसी चीज़ में। और रेस्टोरेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो ये भी एक ऐसी चीज़ है। कंसल्टेंसी की आपने बात करी, शेफ कंसल्टेंट आप हैं, तो एक बार आप खुद भी बताएं कि आप किस तरह से कंसल्टेंसी करते हैं। अपना नंबर हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो आप तक पहुंच सके। अपना सोशल मीडिया का जो पेज है या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपने बनाए हैं वो हमें बताइए ताकि दर्शक वहां तक पहुंच सकें। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, शेफ चंदन स्टाइल करके, और आप मुझ तक फ़ोन पे नंबर से भी पहुंच सकते हैं। मेरा नंबर है 7557607177। मैं ऐसे हेल्प करता हूं कि मैं स्क्रैच से भी रेस्टोरेंट बनाता हूं, और किसी को रेस्टोरेंट बना हुआ है उसको रेनोवेट करना है वो भी मैं करता हूं। मैं स्टाफिंग देता हूं, मैं मेन्यू बनाता हूं, उस मेन्यू पे हम लोग ट्रायल्स करते हैं, वो हैंडओवर करके प्रॉपर उनके पास जैसा ओनर कहते हैं कि आप हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ हमें हैंडओवर करके दे दीजिए, तो वैसा है। और कोई बोलता है कि आप हमें इसको बिजनेस पूरा चला के दीजिए, हमारे साथ ही रहिए, तो मैं वैसा भी करता हूँ। तो हर तरीके से जैसा मेरा क्लाइंट चाहता है मैं वैसे ही करता हूँ। मतलब शेफ से लेकर एक रेस्टोरेंट की चेयर तक जी सब कुछ आप कंसल्टेंट कर सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है जी जी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। तो 24 साल शेफ का एक सफर रहा है चंदन सिंह पंवार का। ऐसे में ये होता है कि जिसके हाथ का जायका जो है, जिसकी जुबान पर चढ़ जाए तो वो वही नाम पूछता है। चंदन सिंह जी, आपका 24 साल का सफर रहा है। ऐसे में कई लोग जो है होटल्स में पहुंचे हैं। कई बार क्या होता है कि जब किसी को खाना पसंद आता है तो वो नाम ढूंढता है, भाई शेफ कौन है इसके पीछे, इस किचन के पीछे का शेफ कौन है। ऐसी कोई कहानी आपके साथ जुड़ी हो? कई बार जब आप दुबई में रहते हैं 5 स्टार चेन्स में जो है, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पहुंचते हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ पहुंचते हैं, ऐसे कोई नाम जो आपके खाने को बेहद पसंद करते हैं और जैसे ही वो देखते हैं ये डिश तो उनको याद आ जाता है कि ये तो चंदन सिंह पंवार जी के हाथ से हमने खाई थी, वो स्वाद आज तक नहीं मिला? जी, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि कई सेलिब्रिटीज़ को खाना खिलाने का मौका मिला है। इवन 2016 में मोदी जी को भी कैटर करने का मुझे मौका मिला एक बार उड़ीसा में। तो अभी देहरादून की बात ही बताऊंगा। जैसे लास्ट अभी कुछ साल पहले अभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग हुई थी देहरादून में, तो उनकी पूरी स्टार कास्ट हमारे होटल में रुकी हुई थी। तो टाइगर श्रॉफ जो थे वो मेरे बहुत अच्छे वो बन गए थे, फ्रेंड बन गए थे उस दौरान, क्योंकि 2-2.5 महीने हमारा मिलना जुलना और उनसे ऑर्डर लेने का सिर्फ मुझे ही एक वो था कि आप ही ऑर्डर जाके ले सकते हो उनसे, क्योंकि हर कोई जाके उनको फिर लोग परेशान करते हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को। तो मैं उनसे ऑर्डर लेने जाता था तो वो मेरे को ढूंढते थे जब भी वो शाम को आते थे खाने के लिए। 6-7 बजे वो खाना डिनर कर लेते हैं अपना, तो मुझे ढूंढते थे कि शेफ़ चंदन कहाँ है, उनके हाथों का मुझे कुछ खाना खाना है और उन्हीं को ऑर्डर देना है। तो बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग है और बहुत ही पोलाइट हैं और बहुत ही डाइट को अपना मेजर करके खाते हैं और बोलिए मतलब बहुत ही तरीके से अपना डाइट कंट्रोल करके रखते हैं। और उनके साथ उनको खाना खिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी डाइट में क्या खास होगा? अब ये उत्सुकता जो हमें सुन रहे हैं उन पे भी जाग गई होगी कि टाइगर श्रॉफ क्या रहे हैं आजकल ऐसी बॉडी ऐसी फिटनेस बनाने के लिए। एक्चुअली टाइगर श्रॉफ अपनी बॉडी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनका पूरा का पूरा जिम, उनका पूरा का पूरा ये साथ में चलता है उनके। और हर किसी बॉडी टाइप थोड़ा सा अलग होता है हर किसी का, तो हर किसी की बॉडी का लिए उनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, कोच होते हैं उनके, तो वो अलग अलग डाइट चार्ट बना के रखते हैं। तो उनका भी अलग था। तो वो वेजिटेरियन है बेसिकली, वो तो वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें उनका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी जो डाइट बना के दी है वो लोग वो फॉलो करते हैं, हर कोई अलग अलग है। टाइगर श्रॉफ की तो हमने बात कर ली, लेकिन कई और भी सेलिब्रिटीज़ होंगे जिनसे 24 साल में आपकी मुलाकात हुई, उनको आपका खाना पसंद आया होगा, उनके मुँह पर आपका नाम हमेशा याद रहा होगा कि जी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को खाना खिलाने का मौका मिला, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिला। तो इसी फिल्म में जैसे उनकी फिल्म की हीरोइंस थी, 2 हीरोइंस थी, तारा सुतारिया थी और अनन्या पांडे थी।
और अनन्या पांडे के फादर चंगी पांडे साहब हो गए, उनको भी खाना खिलाने का मौका मिला। महेश बाबू हो गए, रजनीकांत जी हो गए, और भूमि पेडनेकर वो भी हैं। बहुत सारे बॉलीवुड्स के स्टार हैं और बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ के स्टार हैं जिनको खाना खिलाने का मौका मिला अपने को। लेकिन साउथ के जो एक्टर्स हैं वो साउथ का ही खाना पसंद करते हैं, इंडियन खाना भी उन्हें पसंद? नहीं, वो नॉर्थ इंडियन खाना भी पसंद करते हैं वो लोग। अच्छा, नॉर्मल फूड खाते हैं वो भी। उत्तराखंड में ही हमारा जो खान पान है, हालांकि अब जो है उत्तराखंड के खान पान को, जो हमारी चीज़ें हैं उनको जानने लगे हैं लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के इस संस्कृति, इस सभ्यता के बारे में, हमारे खान पान के बारे में, और इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आज का युवा अपना रेस्टोरेंट खोलकर, उसके बारे में? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल हैं उसमें बिना उत्तराखंड स्टाफ के कोई होटल है ही नहीं। इस चीज़ का मुझे प्राउड होता है। मैं किसी भी कंट्री में गया वहाँ पे उत्तराखंडी शेफ, उत्तराखंडी स्टाफ तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे उत्तराखंड से काफ़ी लोग आगे पहुँच चुके हैं, बट इस चक्कर में उत्तराखंड खाली होता जा रहा है क्योंकि हर किसी को बाहर जाना है। लोग यहाँ से दिल्ली जाते, दिल्ली से बाहर जाते। मैं दिल्ली से वापस देहरादून आया हूँ, मैं बाहर गया हूँ पहले, फिर दिल्ली से वापस देहरादून। तो मैं चाहता हूँ कि लोग वापस आएँ, अपना काम करें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर फूड बिजनेस में लाखों रुपए नहीं लगता है, ये सब वहम है। कम पैसों के साथ भी अच्छा हम शुरू कर सकते हैं। सपोज मैं अपनी ही बात बताऊँगा कि मैं एज ए कंसल्टेंट करता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं पे भी। तो मैंने अपनी वाइफ के लिए एक छोटा सा कैफे खोल रखा है जो शेफलेस मॉडल पे है, और पिछले 2 साल से वो रनिंग सक्सेसफुली चला रही है उनको। अच्छा, जबकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस चलाने का। उनके लिए एक शेफलेस मॉडल खोल के दिया मैंने, चला रही है वो। तो जरूरी नहीं कि कोई भी बिजनेस के लिए ज़्यादा पैसा लगता है। बिजनेस अच्छा हो, सही तरीके से ट्रैक पे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय ज़्यादा पैसे के। ज़्यादा पैसे से भी बिजनेस नहीं चलता है। एक ट्रैक पे, एक उस पर सही राह में होना ज़रूरी है। तो ये सब कीजिए और अपना रेस्टोरेंट खोलिए, अपना काम धंधा खोलिए। सोशल मीडिया का जो एक ये कह लें कि अब एक जो नया प्लेटफॉर्म मिला है, एक छोटे से जैसे डॉली चाय वाला हो गया, MBA चाय वाला हो गया, और कई ऐसे नाम हैं जो सोशल मीडिया के ही जरिए उन्होंने अपना नाम बनाया है। मतलब आपको लगता है कि एक एज हमारे पास, आज के यूथ के पास है कि वो अपना नाम जो है सोशल मीडिया के जरिए कमा सकता है? और हम जिस तरीके से कह रहे थे कि एक दिन में कोई वंडर नहीं होता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आप जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कि स्टैब्लिश हो सकते हैं आप। बिल्कुल। मतलब एक लंबी पारी खेलने के लिए, स्टैब्लिशमेंट के लिए जो है सोशल मीडिया एक नया हथियार जो है हमारे पास है। जी, ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास एक्चुअली। ये आपकी कई सालों की जर्नी को शॉर्ट करके आपको आपकी दुनिया के आगे रख सकता है। तो जो आप सालों की मेहनत करने के बाद जो अचीव कर सकते हैं, ये कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपको कर सकता है। बस क्लिक होना चाहिए। जैसे अब सोशल मीडिया पर, जैसे आपने ये डॉली चाय वाले का दिया, ये लोग भी मतलब अभी रातों रात ही नहीं बन गए, ये रातों रात इनका क्लिक हो गया इनका चैनल। बल्कि इनको 10-10, 15-15 साल हो गए। अगर आप इनकी हिस्ट्री चेक करोगे, इनको बहुत टाइम हो गया पीछे। तो करते करते ये सोशल मीडिया ने उनको यहाँ तक पहुँचाया आज की डेट में। तो मैं वही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है आज की डेट में, और आपको कई सालों की आपकी फ्यूचर की जर्नी को ये शॉर्ट करके कुछ ही महीनों या कुछ ही दिनों तक में लाके आपको फेमस कर सकता है। ये बहुत बड़ा हथियार है आज की डेट में, हमें यूज़ करना चाहिए एज ए यूथ इसको। और अंत में ये सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 24 साल शेफ़ की जर्नी आपने जी है, लेकिन एक शेफ़ जो होता है वो हर जगह देखता है कि आज खाने में क्या बना है और क्या इसमें क्या कमी है, क्या कुछ है। लेकिन जो लोग दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि अगर शेफ़ चंदन सिंह पवार यहाँ पर हैं तो क्या पाइपलाइन में ऐसा कुछ चल रहा है कि अपना कुछ रेस्टोरेंट चेन आने वाली है जहाँ पर जो है लोग पहुँचे और चंदन सिंह पवार के हाथों का जो है जादू वो देखने और उनका जो जायका है उसको चख सके? ऐसा कोई पाइपलाइन में चल रहा है? जी, पाइपलाइन में चल तो रहा है, लेकिन अभी आपको बहुत ही जल्दी कुछ देखने को मिलेगा। देहरादून में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कुछ चीज़ों का इंतज़ार है, कुछ साथियों का इंतज़ार है, वो लोग अपने साथ जुड़ जाएं तो हम कुछ बड़ा करने वाले। ऑफ कोर्स देहरादून उत्तराखंड में करेंगे, पूरा मिलके करेंगे, जहाँ पे सभी लोग इस चीज़ का मज़ा उठा पाएंगे कि कम प्राइस में बहुत अच्छी तरीके से खाना और अच्छी तरीके से मैनेज कैसी चीज़ होती है वो सब लोगों को दिख सकता है। मतलब जायका किफ़ायती कीमत के साथ। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे चंदन। थैंक यू सो मच। बातचीत करने के थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी खास मुलाकात। ऐसी ही खास मुलाकातें आपके साथ कराते रहेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी बात संवाद
365 के साथ। तो अभी तक के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।